अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है? जी जनाब, आवाज़ आ रही है तो बताएं, फिर शुरू करते हैं। एंड व्हाट अबाउट लाइव स्ट्रीमिंग, वहाँ भी आवाज़ सही आ रही है? चलें जी, स्टार्ट करते हैं। हमारे 4 हेड्स ऑफ इनकम जो हैं वो कंप्लीट हो गए हुए हैं। सैलरी की हमने डिटेल डिस्कशन की थी, क्या होती है क्या नहीं होती, हमने उसको देखा था। प्रॉपर्टी की हमने डिटेल डिस्कशन दी, क्या होती है क्या नहीं होती, इसको हमने देख लिया। सेम गोज़ विद कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, एफटीआर, सारा हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। अब फॉर्मेट थोड़े से मैं आपको रिबेट्स की बात कर देता हूँ, उसके बाद फिर हम प्रैक्टिस क्वेश्चन आज करेंगे और कल करेंगे। आफ्टर दैट ऑन सैटरडे आई विल बी टेकिंग रिटर्न असेसमेंट एंड अपील्स, जिसमें से क्या होगा, इसमें से कंफर्म क्वेश्चन जो आपको आते ही आता है उसको समराइज में करेंगे। और अगले वीक में हम जो लगाएंगे डेज, वो बिजनेस के ऊपर लगाएंगे। और जो होगा हमारा सेल्स टैक्स, उसके ऊपर जो है अपन अगले दिन जो है वो स्पेंड कर रहे होंगे।
ठीक है जी, शुरू करते हैं हम। हमारे 4 हेड्स ऑफ इनकम कंप्लीट हो गए हैं। जब हम इनको टेकअप करेंगे, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हैं, तो इसमें ये चीज़ें जो हैं वो हम लेके चल रहे होते हैं, जिसमें हम आता है उस बंदे का नाम क्या है, हम वो देखते हैं, रेजिडेंट है, इंडिविजुअल है, टैक्स ईयर कौन सा है, ये तमाम चीज़ें जो हैं हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लुक आफ्टर करते हैं, लेके चल रहे होते हैं। और ये तमाम बातें कहाँ पे हैं? ये तमाम बातें चैप्टर नंबर 4 है। हमने वहाँ पे सीखी थी बेसिक्स में कि क्या है और क्या नहीं है, उनको हमने यहाँ पे डिस्कस आउट किया था। अब हम चलते हैं आगे और आगे बात करते हैं कि न्यूमेरिकली हमने इनको किस तरह से लेके चलना है, क्या कुछ होगा, क्या कुछ नहीं होगा। अब उनकी हम सारी की सारी बात करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास हेड ऑफ इनकम आएगा, दैट विल बी इनकम फ्रॉम सैलरी। सैलरी आपको कैलकुलेट करना आ गई है, हमने डिटेल में सैलरी डिस्कस की है। मेरे ख्याल से सैलरी में अब कभी भी किसी का कोई मसला नहीं होना चाहिए। एक आ गई सबको? फिर प्रॉपर्टी आती है, हम वो कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आ जाएगी। बिजनेस है, उसे कैलकुलेट करेंगे। कैपिटल गेन है, उसे कैलकुलेट करेंगे। अदर सोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो पांचों हेड्स की इनकम जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल इनकम आ जाएगी। ये टोटल इनकम इंक्लूडिंग एनटीआर, एफटीआर और सेपरेट ब्लॉक की इनकम सारी की सारी यहाँ पे हम बीच में जमा करके लिख रहे होते हैं, जमा करके हम उसको बता रहे होते हैं। रिमेंबर पेपर में जब भी एग्जाम में हम किसी भी न्यूमेरिकल की रिक्वायरमेंट पूछेंगे तो वहाँ पे उसने विजिबली बताया होता है कि मुझे बताएं कैलकुलेट करके कि टोटल इनकम क्या होती है, मुझे बताएं टैक्सेबल इनकम क्या होती है, और मुझे बताएं टैक्स लाइबिलिटी क्या होती है, और मुझे बताएं टैक्स पेएबल क्या होता है। ये तमाम चीज़ें जो हैं एग्जामिनर विजिबली पूछ रहा होता है और हमने क्या करनी होती है, हमने इनको बताना होता है, हमने इनको कैलकुलेट करके क्या करना होता है, दिखाना होता है। तो अगर टोटल इनकम की बात करें तो ऑल हेड्स ऑफ इनकम जितने भी हमारे पास मौजूद हैं, अगर हम इन सबको जमा कर लें, हम इनको ऐड कर लें, तो हमारे पास क्या आ जाती है, हमारे पास टोटल इनकम आ जाती है। इसमें इंक्लूडिंग इनकम शामिल होती है, एनटीआर की, एफटीआर की, सारी की सारी इनकम जो है इसमें शामिल होती है। तो पेपर में एक रिक्वायरमेंट तो होती है टोटल इनकम कैलकुलेट करना, जो हम कैलकुलेट करके दे देते हैं। दूसरी रिक्वायरमेंट होती है टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करना। टैक्सेबल इनकम कैसे आती है कि जो हमने टोटल इनकम कैलकुलेट की होगी, जितनी भी हमारी टोटल इनकम होगी हम वो लेंगे, उसमें से हम लेस करवाएंगे जितने भी हमारे पास डिडक्टेबल अलाउंसेस हैं, वो हम इसमें से लेस करवा देंगे। टोटल इनकम में से अगर हम डिडक्टेबल अलाउंसेस लेस करवा देंगे तो जो हमारे पास इनकम आएगी वो हमारी क्या कहलाएगी, टैक्सेबल इनकम कहला रही होगी। जब पेपर में टोटल इनकम पूछता है, टैक्सेबल इनकम पूछता है, तो हम टोटल भी बताएंगे और हम टैक्सेबल भी बताएंगे कि ये कितनी है और ये कितनी है, ये हमने उसको विजिबली कैलकुलेट कर कर देनी है। तो जब आप तमाम हेड्स का सम कर लेंगे, आपके पास क्या हो जाएगी, आपके पास टोटल इनकम आ जाएगी कि ये आपकी टोटल इनकम है, ये आपने कैलकुलेट कर ली है। तब आपने निकालनी है टैक्सेबल इनकम। तो रिमेंबर टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको क्या चाहिए, एनटीआर की इनकम चाहिए होती है। तो यहाँ पे आप करेंगे टोटल इनकम, टोटल इनकम में से आप लेस करवा देंगे गोल्डन हैंडशेक की अमाउंट, 37 की, एफटीआर की, इमूवेबल प्रॉपर्टी की इनकम की अमाउंट जो है वो लेस करवा देंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था सेपरेट ब्लॉक की इनकम हो जाए, एफपीआर की इनकम हो जाए, इस तरह की कोई भी इनकम हो जाए, इसमें से जो डिडक्टेबल अलाउंसेस है वो हम कभी भी क्लेम नहीं कर सकते। तो वो हम लेस करवा देंगे। वो लेस करवाने के बाद ये जो इनकम आएगी दैट विल बी टोटल इनकम, सिर्फ और सिर्फ एनटीआर वाली है। जस्ट कौन सी है ये, जस्ट नॉर्मल टैक्स रेजिम वाली है, इसके अलावा कोई चीज़ भी इसमें शामिल नहीं है। इसमें से फिर हमने क्या लेस करना होता है, ये डिडक्टेबल अलाउंसेस जो हैं वो लेस करवाने होते हैं। इसमें हमारे पास आता है ज़कात, वर्कर वेलफेयर फंड, प्रॉफिट पार्टिसिपेटरी फंड, डिडक्टेबल अलाउंसेस फॉर एजुकेशन एक्सपेंसेस, ये आते हैं। ये अगर हम टोटल इनकम एनटीआर में से अगर हम इनको रिड्यूस कर दें तो मेरे पास क्या आ जाती है, मेरे टैक्सेबल इनकम आ जाती है, जिसके ऊपर क्या किए जाते हैं, रेट लगाए जाते हैं। अगर डिडक्टेबल अलाउंसेस की बात की जाए तो 4 किस्म के अलाउंसेस जो हैं वो हमारे गिवन है।
वो हमने क्या करने होते हैं, लेस करवाने होते हैं। सबसे पहले आती है ज़कात। रिमेंबर जो ज़कात हमारी डिडक्ट होगी या जो ज़कात हमारी पे होगी उसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिड्यूस कर रहे होंगे, हम उसको लेके जा रहे होंगे, लेस करवा रहे होंगे। रिमेंबर अगर लिखा हो कहीं पे भी ज़कात डिडक्टेड बाय बैंक, इसका मतलब वो ज़कात अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस है, वो हम क्या कर रहे होंगे, क्लेम कर रहे होंगे। ज़कात पेड का वर्ड लिखा हो वो भी हम क्या कर लेंगे, क्लेम कर लेंगे। इवन अगर आपको डिविडेंड दिया गया है, डिविडेंड में से ज़कात अगर आपकी लेस की गई है तो वो ज़कात भी आप क्या कर लेंगे, यहाँ पे क्लेम कर लेंगे। इवन प्रॉफिट ऑन डेट में से अगर आपकी ज़कात डिडक्ट की गई है तो वो भी क्या कर लेंगे, आप यहाँ पे क्लेम कर लेंगे। तो इसका मतलब ज़कात जो है वो यहाँ पे आप लेस करवा सकते हैं। लेकिन अगर लिखा हो कि ज़कात पेड टू रिलेटिव, ज़कात पेड टू फ्रेंड, इस तरह की चीज़ अगर लिखी गई हो, इस तरह की चीज़ गिवन की गई हो, तो वो हम कभी भी क्लेम नहीं कर सकते, वो क्लेमेबल नहीं होती। उसके अलावा जो है वो हम क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। तो ज़कात अगर पेड है, ज़कात गिवन है, ज़कात डिडक्टेड बाय बैंक है, या ज़कात फ्रॉम डिविडेंड है, जितनी भी ज़कात होगी आप यहाँ पे आके बीइंग डिडक्टेबल अलाउंस के तौर पर क्या कर लीजिएगा, यहाँ पे लेस करवा लीजिएगा, वो आपकी क्लेम हो जाएगी। उसके बाद वर्कर वेलफेयर फंड या वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेटरी फंड है। रिमेंबर इनको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी डोनेशन होगी, कोई भी आपने ये वर्कर वेलफेयर फंड में या वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेटरी फंड में कोई भी कंट्रीब्यूशन की होगी, अगर उसने गिवन की है तो आप वो क्या कर लेंगे, यहाँ पे रिड्यूस कर लेंगे। क्या होते हैं ये याद करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा जो इंडिविजुअल्स हैं उन्हें एक और बेनिफिट दिया जाता है कि अगर वो अपनी औलाद को पढ़ा रहे हैं और औलाद को पढ़ाते हुए अगर वो फी वगैरह पे कर रहे हैं तो उनकी जो फी है उसका उन्हें क्या दिया जाएगा, बेनिफिट दिया जाएगा। और वो बेनिफिट क्या होगा, हम कहेंगे कि आप अपना जो फी के एक्सपेंसेस वगैरह पे कर रहे हैं उस पर डिडक्टेबल अलाउंस क्लेम कर लें। लेकिन इसके लिए शर्त क्या है, इसके लिए कंडीशन है, इसके लिए कंडीशन है कि जो इंडिविजुअल क्लेम करना चाहता है, जो भी इंडिविजुअल एजुकेशनल एक्सपेंसेस को एज अ डिडक्टेबल अलाउंसेस क्लेम करना चाहता है, उसके लिए शर्त है कि उसकी टैक्सेबल इनकम 1.5 मिलियन तक होनी चाहिए। जिसकी 15 लाख या उससे कम तक की इनकम है वो एजुकेशनल एक्सपेंसेस को बीइंग और डिडक्टेबल अलाउंस के तौर के ऊपर क्लेम कर सकता है। लेकिन जिसकी 15 लाख से ज़्यादा इनकम है, अगर वो क्लेम करना चाहे तो वो क्लेम नहीं कर सकता। और क्लेम करने का असूल क्या होगा, जितनी आपने ट्यूशन फी पे की होगी उसका 5% या 25% ऑफ टैक्सेबल इनकम। अगर आप एजुकेशन अलाउंस क्लेम कर रहे हैं, उससे पहले आपके पास कोई ज़कात है, कुछ है था, तो टोटल इनकम में से वो लेस करेंगे, जो रिमेनिंग आएगा उसका 25% लेंगे, या 60,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ औलाद। इन तीनों को कंपेयर करेंगे, जो इनमें से लोअर होगा वो क्या हो जाएगा, आपको एज अ डिडक्टेबल अलाउंस के तौर के ऊपर क्लेम हो जाएगा। आप उसे क्या कर सकते हैं, आप उसे लेस करवा सकते हैं। रिमेंबर ये सिर्फ और सिर्फ उस फी के ऊपर मिलेगा जो आप पे कर रहे हैं, और नॉर्मली ये ट्यूशन फी के ऊपर जो है वो आपको मिल रहा होता है। अगर आपका एम्प्लॉयर आपके बच्चों की फी पे कर रहा है और आप उसके ऊपर एजुकेशनल एक्सपेंस के ऊपर डिडक्टेबल अलाउंस क्लेम करने जाएंगे, तो वो कभी भी आपको अलाउ नहीं किया जाएगा कि आप इसको क्लेम कर सकते हैं, वो आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। अलबत्ता जो होगा आपका बेनिफिट एम्प्लॉयर की तरफ से सैलरी पे, वो क्या होगा, आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसमें अगर पेपर में एजुकेशन एक्सपेंसेस गिवन करता है तो रिमेंबर ये सिर्फ एक ही वक्त में क्लेम होंगे जब आपके टैक्सेबल इनकम 1.5 मिलियन तक है। अगर 1.5 मिलियन से ज्यादा है तो आप इसे क्लेम नहीं कर सकते। तो ये अगर सारा कुछ आप लेस करवा देंगे, ये लेस करवाने के बाद आपके पास क्या आ जाएगी, आपके पास आ जाएगी टैक्सेबल इनकम अंडर एनटीआर, कि ये आपकी इनकम क्या है, दिस इज योर टैक्सेबल इनकम अंडर एनटीआर है, नॉर्मल टैक्स रेजिम के मुताबिक। इस इनकम के ऊपर आप रेट्स लगाएंगे और क्या करेंगे, अपनी टैक्सेशन जो है वो कैरी कर रहे होंगे। अब सवाल है कि हमने रेट्स कैसे लगाने हैं, ये रेट्स किस तरह लगाए जाएंगे, दिस इज द क्वेश्चन। उसको हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि सैलरीड है कि नॉन सैलरीड है। उसका फैसला कैसे होगा, हम पकड़ेंगे टोटल सैलरी कि ये इस बंदे की टोटल सैलरी है, इसको पकड़ेंगे, इसको डिवाइड करेंगे टोटल टैक्सेबल इनकम से,
और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अगर आंसर 75% या उससे ज़्यादा हुआ तो ये सैलरीड है, अगर उससे कम हुआ तो ये नॉन सैलरीड है। तो क्या फॉर्मूला होता है, टोटल सैलरी डिवाइड करेंगे टोटल टैक्सेबल इनकम से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अगर जवाब 70% या उससे ज़्यादा होगा फिर ये कहलाएगा सैलरीड, तो हम सैलरीड के रेट लगाएंगे। अगर 75% या उससे कम हुआ फिर ये कहलाएगा नॉन सैलरीड, हम इसके ऊपर नॉन सैलरीड के रेट जो है वो लगा रहे होंगे। तो ये पेपर में हमने खुद डिटर्मिन करना है सैलरीड है या नॉन सैलरीड है। तो उसको डिटर्मिन करने के लिए सबसे आसान तरीका होगा कि जब आपको पेपर मिलेगा एक ऐप का, आपने क्या करना है, सबसे पहले उसके आखिरी पेज पे, आखिरी सफे पे आपने चले जाना लास्ट पेज के ऊपर। अगर लास्ट पेज के ऊपर आपको सैलरीड के भी रेट्स गिवन हुए, आपको नॉन सैलरीड के रेट्स भी गिवन हुए, तो इसका मतलब आपको पेपर में डिटर्मिन करना पड़ेगा सवालों में कि सैलरीड स्टेटस लगना है या नहीं लगना। अगर आपको पेपर में रेट ही एक ही गिवन हुआ है सैलरीड का, इसका मतलब इस पूरे पेपर में नॉन सैलरीड का कोई सिनेरियो वगैरह नहीं है। अगर पूरे पेपर में नॉन सैलरीड का रेट गिवन है, सैलरीड का रेट गिवन नहीं है, इसका मतलब सैलरी स्टेटस नहीं होगा, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको दोनों रेट्स गिवन है, जो पॉसिबिलिटी भी है दोनों ही गिवन होंगे, तो आपको सवाल सॉल्व करते हुए जब आप न्यूमेरिकल्स में जाएंगे टैक्सेशन पे, तो आपको सैलरीड या नॉन सैलरीड का स्टेटस डिटरमिन करना पड़ेगा। उसका तरीकेकार क्या होगा, जितनी टोटल सैलरी कैलकुलेट की होगी उसका डिवाइड करेंगे टोटल इनकम से, टोटल टैक्सेबल इनकम पे डिवाइड करेंगे। अगर उसका जवाब 75% से ऊपर आ गया तो सैलरीड है, अदरवाइज वो नॉन सैलरीड ट्रीट हो रहा होगा। रेट लग के पता कौन से लगाने हैं, इनकम आपके पास होगी एनटीआर वाली, इस इनकम पे रेट लगाएंगे, आपके पास क्या आ जाएगी, टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी, ये मेरी टैक्स लायबिलिटी बनती है। अब उस टैक्स लायबिलिटी में से ये हमने अलाउंसेस और रिबेट्स जो हैं वो लेस करवाने हैं, कि कौन कौन से अलाउंसेस हमें अलाउ हैं और कौन कौन से रिबेट्स जो हैं हम यहाँ पे लेस करवा सकते हैं, उसके बारे में हमने बात करनी है। तो हमें पता है कि हमारे पास टैक्सेबल इनकम अंडर एनटीआर आती है, कैसे आती है उसके बारे में हमें पता है। सैलरीड नॉन सैलरीड का डिटरमिन करने के बाद हम रेट लगाएंगे, रेट लगाने के बाद हमारे पास जो टैक्स लायबिलिटी है वो आ जाएगी। अब उसमें से ये रिबेट्स हम लेस करेंगे। अगर आप देखेंगे दो हम सेपरेट लेस कर रहे हैं, फिर ये जो है हम सेपरेट लेस कर रहे हैं। पहले हम लेस करेंगे फुल टाइम टीचर या रिसर्चर अलाउंस, उसके बाद हम लेस करेंगे फॉरेन टैक्स क्रेडिट, उसके बाद जो होंगे जैसे डोनेशन टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, कंट्रीब्यूशन टू एपीएफ, इसमें हम एवरेज के व्यवहार से क्या करेंगे, लेस कर रहे होंगे। अब ये डॉक्यूमेंट आपके पास होगा, ये डॉक्यूमेंट इनफ है इन तमाम रूल्स को याद करने के लिए कि कौन कौन से रूल्स हैं, क्या 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 इनमें लिखा हुआ है, क्या क्या इनमें नहीं है। ये जो है डॉक्यूमेंट, ये आपने क्या रखना है, इसको आपने अपने माइंड में रखना है, इसको आपने याद रखना है कि इसमें क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है, रूल्स कौन से हैं कौन से रूल्स नहीं है, उसे क्या करना है आपने देखना है। सबसे पहले हम देखेंगे फुल टाइम टीचर अलाउंस क्या होता है, उसके बारे में हम बात कर रहे होंगे। फुल टाइम टीचर अलाउंस या फुल टाइम रिसर्चर अलाउंस, अभी तक पास्ट पेपर में ये एक दफा ही आया है, अभी तक ये पास्ट पेपर में ये एक दफा ही आया है। सगीर वाला क्वेश्चन है नॉलेज इंस्टीट्यूट का, उसमें से ही क्या पूछा है, उसमें से इसने ये सवाल पूछा हुआ है। तो यहाँ पे इसकी ये कंडीशन है, अगर पेपर में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो मिनिमम ये कंडीशन जो है आप लिखेंगे, और इसको सॉल्व कैसे करना है ये उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो फुल टाइम टीचर या फुल टाइम रिसर्चर क्या होता है, फुल टाइम टीचर अलाउंस या फुल टाइम रिसर्चर अलाउंस क्या होता है, सिंपल सी बात है, ये मिलेगा सिर्फ और सिर्फ इनको, जो फुल टाइम टीचर्स हैं सिर्फ ये उनको ही मिल रहा होगा, उनके अलावा तो किसी को नहीं मिलेगा। अब फुल टाइम टीचर या रिसर्चर कौन होगा, जो किसी भी नॉन प्रॉफिट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में काम कर रहा है या किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूशन में काम कर रहा है, एज अ टीचर काम कर रहा है, कोई किसी किस्म के मैनेजेरियल वर्क में वो इन्वॉल्व नहीं है, नंबर वन।
नंबर 2 इज डैट कि वो जिस इदारे में काम कर रहा है, जिस जगह पे काम कर रहा है, वो इदारा, वो जगह जो है वो ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC है, या बोर्ड ऑफ एजुकेशन यहाँ से रिकॉग्नाइज्ड है, या किसी भी यूनिवर्सिटी से, या कोई भी जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उससे वो अप्रूव्ड इदारा है, वो वहाँ पे क्या कर रहा है, काम कर रहा है। अब जो उसको सैलरी यहाँ पे दे रहे होंगे, जिसको सैलरी पे की जा रही होगी, जो उसकी सैलरी की टैक्स लायबिलिटी आएगी ना, उसका 25% क्या होगा, उसको एज आ रिबेट मिल जाएगा। क्या करेंगे हम, इस बंदे की सैलरी कैलकुलेट करेंगे, सैलरी कितनी है, जो भी उसकी टोटल सैलरी होगी, जो भी उसकी टोटल सैलरी होगी, उस सैलरी पे हम क्या करेंगे, उस सैलरी पे हम रेट लगाएंगे और सैलरी पे निकालेंगे टैक्स कितना होता है। जब सैलरी पे टैक्स आ जाएगा, उस टैक्स को हम क्या लेंगे, 25% लेंगे, और उस 25% को हम एज इट इज क्या कर लेंगे, अलाउंस के तौर के ऊपर हम क्लेम कर लेंगे, वो हमारा अलाउंस जो है वो क्लेम हो जाएगा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास बात आती है फॉरेन टैक्स क्रेडिट की, कि फॉरेन टैक्स क्रेडिट क्या होते हैं। रिमेंबर, ये सिर्फ और सिर्फ मिलेंगे उन फॉरेन इनकम के ऊपर जो पाकिस्तान में टैक्सेबल होती है। अब पाकिस्तान में फॉरेन इनकम किसकी एग्जाम्प्ट होती है, किन किन सिनेरियोज में एग्जाम्प्ट होती है। नंबर 1 इज दैट कि अगर किसी नॉन रेजिडेंट के पास इनकम है तो उसकी फॉरेन इनकम हमेशा ही एग्जाम्प्ट होती है, वो टैक्सेबल नहीं होती। लेकिन अगर 4 सिनेरियोज हमारे पास ऐसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिसमें हम देखते हैं रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट है, शॉर्ट टर्म रेजिडेंट है, टैक्स ट्रीटी है, या फॉरेन सोर्स सैलरी है, इसमें अब रेजिडेंट भी होता है और इसमें हम इसकी फॉरेन इनकम को हम टैक्स नहीं चार्ज कर रहे होते। लेकिन अगर इनके अलावा हमारे पास कोई फॉरेन इनकम है और वो फॉरेन इनकम टैक्सेबल है, आप पाकिस्तान में डिक्लेयर करते हैं, तो आपको उसके ऊपर क्या मिलेगा, टैक्स रिलीफ मिलेगा, टैक्स क्रेडिट मिलेगा, जो आप क्या कर रहे होंगे, क्लेम कर रहे होंगे। अब उसे क्लेम करने के लिए क्या क्या असूल है। अ पर्सन मस्ट बी रेजिडेंट, के पर्सन रेजिडेंट होना चाहिए, उसकी फॉरेन इनकम जो है वो पाकिस्तान में टैक्सेबल होनी चाहिए, किसी भी 2 कंट्रीज में टैक्स ट्रीटी नहीं होना चाहिए, और अगर वो जिस फॉरेन इनकम के ऊपर टैक्स क्लेम करना चाह रहा है, उस फॉरेन इनकम पे उसने टैक्स पे कर दिया होना चाहिए। अगर टैक्स उसने पे नहीं किया, देन इट मस्ट बी पेड विद इन 2 ईयर्स, वो क्लेम करने के बाद 2 साल में क्लेम उसको पे करना चाहिए। अगर तमाम कंडीशंस फुलफिल होती हैं, तो हम क्या देंगे, हम उसको उसकी फॉरेन इनकम के ऊपर टैक्स क्रेडिट जो है वो दे देंगे। अब वो क्रेडिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा, हम देखेंगे उसने एक्चुअल टैक्स कितना पे किया है, वो लेंगे कि फॉरेन में उसने एक्चुअल टैक्स कितना पे किया है, इसे हम कंपेयर करेंगे एवरेज टैक्स के साथ, एवरेज पाकिस्तानी टैक्स ऑन फॉरेन इनकम के साथ। इसका फॉर्मूला होगा A डिवाइड बाय B मल्टीप्लाई बाय C। अब A इसमें क्या होगा, A इसमें होगी टैक्स लायबिलिटी, B जो है वो इसमें होगा टैक्सेबल इनकम जो हमने कैलकुलेट की है, और C होगा हमारे पास फॉरेन इनकम। मतलब हम फॉरेन इनकम को इस एवरेज के ऊपर क्या करेंगे, हम इसको इस एवरेज के ऊपर टैक्स आउट करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे भी रेट आ जाएगा। हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, जो लोअर होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे एज अ फॉरेन टैक्स क्रेडिट के तौर के ऊपर क्लेम हो रही होगी। तो ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखना है। अब ये जो 2 हैं ये हम क्लेम करेंगे, और ये हम जाके क्या कर लेंगे, यहाँ पे लेस करवा लेंगे, ये इधर क्लेम हो गया, इधर क्लेम हो गया। अब ये क्लेम करने के बाद अगर हमारे पास ये है, तो हमारे पास जो क्लेम करने के बाद टैक्स लायबिलिटी आएगी वो हमने लिख लेनी है, बिकॉज ये टैक्स लायबिलिटी जो है वो आगे जाके इस्तेमाल हो रही होगी। अब आगे जाके जो हमारे पास रिबेट्स हैं जो हमने क्लेम करने हैं, एक है डोनेशन टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन क्या होती है, और दूसरा हमने देखना है कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव पेंशन फंड। अब रिमेंबर, डोनेशन वगैरह भी हम कर रहे होते हैं। इनकम फ्रॉम बिजनेस में मोस्ट कॉमन जो एडजस्टमेंट आपको पेपर में गिवन हो सकती है, वो यही है कि जब डोनेशन वगैरह कर रहे हैं, तो उस डोनेशन का हमने क्या करना है, कि उसको क्लेम करना है कि नहीं करना, उसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस वगैरह करने हैं। रिमेंबर, जब आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस गिवन होती है, उस इनकम फ्रॉम बिजनेस में उसने डोनेशन अगर पे की है, तो उस डोनेशन में उसको उसने एक्सपेंस किया होता है, तो हम इसको एक्सपेंस आउट तो नहीं करेंगे कभी भी, तो ये एड बैक हो जाएगी वहां पे। लेकिन अगर आपने डोनेशन वगैरह की है, तो इसका आपको क्या मिलेगा, रिडक्टेबल अलाउंस मिलेगा। इसका आप क्या कर रहे होंगे, इसका आप रिबेट जो है वो क्लेम कर रहे होंगे। अब वो रिबेट क्लेम करने का असूल क्या है या कंडीशंस क्या है, वो हमने क्या देखनी है, वो हमने यहाँ पे देखनी है। सबसे पहले जो भी डोनेशन आपने क्लेम करनी है, यू कैन क्लेम दैट डोनेशन
व्हेन इट इज पेड थ्रू अ क्रॉस चेक, जब आपने चेक के जरिए पेमेंट की है, जब आपने कैश के जरिए पेमेंट की है, तो आप कभी भी क्लेम नहीं कर सकते। ये चीज जो है आपने याद रखनी है। जब भी आपने चेक के जरिए पेमेंट करनी है या इन काइंड डोनेशन होगी, तो उससे आप क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर आप रिबेट वगैरह क्लेम कर सकते हैं। अब उसको क्लेम करने का असूल क्या है या क्या क्या रूल्स हैं कि कहाँ कहाँ डोनेशन कर सकते हैं आप। कि अगर आपने किसी भी बोर्ड ऑफ एजुकेशन को या किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को या कोई भी यूनिवर्सिटी जो पाकिस्तान में चल रही है, उससे अगर आपने डोनेट वगैरह किया है, या किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल को या रिलीफ फंड को आपने डोनेट किया है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उन्हें भी क्लेम, उस वहाँ भी डोनेशन की है उसके रिबेट क्लेम कर सकते हैं। या वो कुछ एंटिटीज जो 13 स्केड्यूल में मेंशन है, अगर आप वहाँ पे डोनेट करके आ रहे हैं, वहाँ पे कंट्रीब्यूट करके आ रहे हैं, तो वहाँ पे भी जो आपने कंट्रीब्यूट वगैरह किया होगा, आप उसे क्या कर सकते हैं, आप उसे क्लेम कर सकते हैं। अब क्लेम करने का असूल क्या होगा, क्लेम तो होगा ही एवरेज रेट के ऊपर। जो भी हमारा एवरेज रेट होगा, हम उसको एवरेज रेट के ऊपर क्लेम कर रहे होंगे। वो फॉर्मूला होगा ए डिवाइडेड बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी। ए हमारे पास वही टैक्स लायबिलिटी होगी, मैं लिख देता हूँ, ये ए होगा टैक्स लायबिलिटी आफ्टर फॉरेन टैक्स क्रेडिट, कि फॉरेन टैक्स क्रेडिट के बाद जो टैक्स लायबिलिटी आएगी हम वो ले लेंगे। अगर फॉरेन टैक्स क्रेडिट नहीं था तो जो भी पहले टैक्स लायबिलिटी मौजूद थी हम वो ले लेंगे। उसको हम डिवाइड करेंगे, जो भी हमारी टैक्सेबल इनकम होगी हम उससे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे सी से। सी क्या होगा, सी में हम देखेंगे दो चीजें। ये सी जो है, सी होगा लोअर ऑफ एक्चुअल डोनेशन, कि हमने कितनी अमाउंट की डोनेशन की है वो, और 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम। इंडिविजुअल के केस में 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम, और कंपनी के केस में 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम। आपने जो एक्चुअल में डोनेट किया होगा, अब वो देखेंगे कितना आपने डोनेट किया है, और कंपेयर करेंगे 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम में से जो इसमें से लोअर अमाउंट होगी, वो जाके आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास रिबेट आ जाएगा, जिस रिबेट को आप क्लेम कर रहे होते हैं। रिमेंबर, अगर आपने डोनेशन की है टुवर्ड्स एसोसिएट, तो एसोसिएट में फिर लिमिट 30% नहीं बल्कि 15% लिमिट जो है वो इस्तेमाल हो रही होती है। तो इन दोनों में जो लोअर होगा उसको हम उस a डिवाइड बाय b मल्टीप्लाई बाय c के फॉर्मूला से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ये रिबेट आ जाएगी। उसके बाद अगर आप प्रूफ पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन वगैरह कर रहे हैं, कोई किसी किस्म का प्रूफ फंड था, अगर आप वहाँ पे अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अमाउंट दे रहे हैं, तो वहां पे भी आप क्या कर सकते हैं, रिबेट क्लेम कर सकते हैं। लेकिन किसे मिलेगा, ये मिलेगा उन इंडिविजुअल को जिनके पास एनटीएन नंबर है, सिर्फ और सिर्फ उन्हें ही क्या कर रहा होगा, ये मिल रहा होगा। अब जिनके पास एनटीएन नंबर होगा, जिनके पास शनाख्ती कार्ड नंबर होगा, इन्हें हम कहेंगे एलिजिबल पर्सन। ये हमारे क्या कहलाते हैं, एलिजिबल पर्सन। तो ये जो अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे या प्रीमियम पे कर रहे होंगे अप्रूव पेंशन फंड में, जो अदर देन एम्प्लॉय होती है, तो इनको इनके कंट्रीब्यूशन पे क्या मिलेगा, ये रिबेट जो है वो मिल रहा होगा। अब ये रिबेट करने का, क्लेम करने का असूल क्या होगा, फॉर्मूला वही हम इस्तेमाल करेंगे, ए डिवाइडेड बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी। ए वही है टैक्स लायबिलिटी आफ्टर फॉरेन टैक्स क्रेडिट, बी वही है आपके टैक्सेबल इनकम, सी क्या होगा, सी हम लेंगे एक्चुअल अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन या 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम। जो इनमें से लोअर होगा वो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास रिबेट आ जाएगा। इस रिबेट को हम यहाँ पे लेस करवा देंगे। तो एवरेज के फॉर्मूले पे हम क्या कर रहे होंगे, इनको लेके चल रहे होंगे। उसके बाद अगर आपने कोई पॉइंट ऑफ सेल मशीन ला के इंस्टॉल की है अपने बिजनेस में, पॉइंट ऑफ सेल मशीन क्या है कि आप एक मशीन लेके आते हैं, अपने कंप्यूटर से अटैच करते हैं, जो आपके बिजनेस की रियल टाइम प्रोसेसिंग जो है वो शो कर रहा होता है, कितनी सेल्स की हैं, कितनी परचेजेस की हैं, कितना आया कितना गया। तो अगर आपने पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन इंस्टॉल की है, तो उसकी इंस्टॉलेशन के ऊपर वन टाइम क्या मिलेगा, आपको रिबेट मिलेगा। वो रिबेट करने का, क्लेम करने का असूल क्या होगा कि हम देखेंगे कि हमने कितने की मशीन ली है, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मशीन, और 1.5 लाख पर मशीन, विच एवर इज लोअर, उस पर हम क्या कर लेंगे, अपना रिबेट जो है वो क्लेम कर लेंगे। तो ये तावीज़ आपके पास होगा। इस तावीज़ को सुबह दोपहर शाम खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद आपने देखना है। ये वो रूल्स हैं जो आपको आने चाहिए। तो आपने फुल एंड फ्यूचर लॉस यहाँ पे क्लेम कर लिया, फॉरेन टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया, ये भी क्लेम कर लेंगे। इसके बाद जो आपका होगा आफ्टर का टैक्स प्लस ब्रोकर टैक्स को बीच में ऐड करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगी, टोटल टैक्स लायबिलिटी की, ये मेरी टोटल टैक्स लायबिलिटी बनती है।
उसमें से जितना आपके एडवांस टैक्स कटे होंगे वो सारे के सारे हम यहाँ पे लेस करेंगे। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास इसकी टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी कि ये मेरी टैक्स लायबिलिटी है। इसमें से अगर कोई टैक्स क्रेडिट डिसअलाउ हुआ है तो वो हम क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, टैक्स पेएबल आ जाएगा। अब टैक्स क्रेडिट डिसअलाउ का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिर्फ जो फॉरेन टैक्स क्रेडिट है वही क्या होगा, वही डिसअलाउ होगा। बिकॉज इन्होंने कहा था कि 2 साल में आपने फॉरेन टैक्स पे करना है, आपने नहीं पे किया तो ये क्या हो जाएगा, आपको डिसअलाउ हो जाएगा। जस्ट टेक एन एग्जांपल, पेपर में क्या जाएगा कि 2020 में आपने 70,000 रुपये का फॉरेन टैक्स क्रेडिट जो है था वो क्लेम किया था और आपने कहा था कि जो फॉरेन इनकम के ऊपर टैक्स है वो मैं पे कर दूंगा। हमने अब क्लेम करने दिया, 21 गुजर गया, 22 गुजर गया, इन 2 सालों में आपने टैक्स पे नहीं किया। तो 2023 में ये जो आपने टैक्स बेनिफिट लिया था ये क्या हो जाएगा, वापस आपकी टैक्स लायबिलिटी में ऐड बैक हो जाएगा। इसे हम वापस आपकी टैक्स लायबिलिटी का पार्ट बना देंगे, हम आपके बेनिफिट को रिवर्सल कर देंगे। तो अगर आप इसको नहीं करेंगे तो इस तरह से क्या कर रहे होंगे, इसको लेकर चल रहे होंगे। So that was all about the format and rebates and all this type of things। ये समरी आपके पास होगी, इसको कर लेंगे, that will be very very okay for you। कर लेंगे। एग्जाम्ड इनकम शो करनी होती है। अच्छा जी, यहाँ पे वाइंड अप कर दूं। और भाई ये समरी पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया में। मुझे पता क्या होता है, मेरी डाटा दूसरे लोग अपनी किताबों में छाप के इस्तेमाल करते, तो समरी नहीं मिली। कौन बंदा है तू यार, कौन बंदा है तू। मैं समरियां वायरल कर करके थक गया, तू समरी नहीं लभ रही। कल मैं आपको इन चारों हेड्स ऑफ इनकम के वो करवा दूंगा पास्ट पेपर्स। उसके बाद फिर हम मूव करेंगे आगे। सैटरडे को हम करेंगे, सैटरडे को हम करेंगे दैट विल बी रिटर्न असेसमेंट एंड अपील्स। ये सैटरडे करेंगे। संडे को लॉसेस वगैरह करवा दूंगा। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे बिजनेस, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे सेल्स टैक्स। दुनिया जहान में कोई बच्चा, दुनिया जहान में कोई बच्चा कहता है मुझे बिजनेस नहीं आता, मुझे सेल्स टैक्स नहीं आता, और अगले 6 दिन मेरे साथ बैठ जाए अगले वीक के, उसको अगर बिजनेस और सेल्स टैक्स ना आया तो मुझे कहिएगा। देखो, 4 हेड्स ऑफ इनकम आपको आ गए, याद हो गए। बाजी पहले आप ना अपनी फरमाइशें पूरी कर लें, मैं बाद में बोल लेता हूँ। मुझे नहीं पता मैंने कौन सी चीज कब करवानी होती है, कौन सी चीज कहाँ पे इंटीग्रेट मैंने करनी है। अजीब लोग हैं यार।
मुझे ना वैसे मेरा बहुत दिमाग घुमा हुआ है आजकल स्टूडेंट्स के ऊपर, तो मुझे ना इतना इरिटेट करे। जो मेरे साथ आपने एक दिन में कर दिया ना, मुझे वो कभी जिंदगी में नहीं भूलने वाला। ठीक है, तो मुझे आप जरा ना लिमिट्स में रह के इस पर मुझे आप तंग करें। मैं अभी तक माइंड मेंटल तो बड़ा फ्रस्ट्रेटेड बैठा हूँ। यार तूने करने कर लिया 3 कॉलम वाला फॉर्मेट यूज। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आपको, गाइड करूँ बीच में अपने जी, वो वाला टॉपिक, ये वाला टॉपिक, ये टॉपिक, वो टॉपिक, सुन तो नहीं अगले किसी की बात। यही आप लोगों का है पूरा। 6 माह हो गया मरते मरते कह दूं यार, ये कर ले सुन लिया करे, सुनते नहीं होते आप बात। फिर आप लोगों का फोकस नहीं होता, फिर आप हर एक को तंग करते हैं, क्या कह दिया क्या कह दिया। अब उसका जो नए रूल्स आए हैं, क्या पेपर में इंप्लीमेंट होंगे? किसने क्या पेपर में इंप्लीमेंट होंगे आपके ये? पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं, किनको सुनते हैं, कहाँ पे रहते हैं। आपका चैप्टर नंबर 4 डन हो गया? सैलरी डन हो गई है आपकी लोग? अभी तक जितना हमने डन किया है, जरा सैलरी डन है? मीन्स अगर आपको सैलरी पे न्यूमेरिकल आए, आर यू एबल टू सिक्योर 100% मार्क्स फ्रॉम सैलरी? ले सकते हैं। प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, रिबेट्स, अलाउंसेस, बेसिक्स, ये सारा कुछ डन है विद पास्ट पेपर, ईच एंड एवरीथिंग डन है। आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं इसको घोल के पिला दूं, ये सब कुछ डन है। अगर आपका ये सब कुछ डन है ना अभी तक, तो बिलीव मी, आप अप टू 40 मार्क्स जो हैं वो इसमें से सिक्योर कर सकते हैं। इसमें से न्यूमेरिकल, इसमें से छोटे क्वेश्चन, इसमें से बड़े क्वेश्चन, सारे सारे पेपर में आने हैं। ये सब कुछ डन है। मैं इसको लोअर लिमिट पे लेके जाता हूँ, लोअर लिमिट पे मैं इसको 30 मार्क्स कर देता हूँ। मुझे पता है 30 से ऊपर नंबर आने हैं, 35 से 40 के दरमियान आना, 30 नंबर। अगर पेपर में सैलरी आती है, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स की थ्योरी, न्यूमेरिकल सब कुछ कर लोगे, एवरीवन कर लोगे, इसमें तो कोई मसला नहीं है। अब हम, कल मैं क्या करूंगा, कल मैं क्या करूं भाई, मैंने थ्योरी जिस तरह करवा दी है ना, अगर आपने लेक्चर्स लिए हैं तो थ्योरी का मसला भी नहीं होना चाहिए। अगर आपने वो लेक्चर्स लिए हैं तो आपको अब थ्योरी में भी मसला नहीं होना चाहिए। मैंने हर एक डेफिनेशन को तो मैंने एक्रोनिम से करवा दिया ताकि आपको रटा ना मारना पड़े। अब कल मैं क्या करूंगा, कल इन चारों हेड्स ऑफ इनकम के जो कंबाइंड न्यूमेरिकल्स है ना, मैंने वो करवाने हैं आपको। ठीक है, जिसमें से इंडिविजुअल न्यूमेरिकल भी पास्ट पेपर्स के हम कर लेंगे और कंबाइंड न्यूमेरिकल भी कर लेंगे। जिसमें से फॉर एग्जांपल ऑटम 21,
स्प्रिंग 22, ऑटम 22, इनके मैं न्यूमेरिकल्स कंप्लीट डिस्कस करूंगा और बाकी जो है एडजस्टमेंट वाइज डिस्कस कर दूंगा और कैपिटल गेन और अदर जो है वो हम क्या करेंगे वो हम यहाँ पे डिस्कस आउट कर रहे होंगे। ठीक है, तो कल पास्ट पेपर्स इनके चारों हेड्स ऑफ इनकम के 3 फुल फ्लैश न्यूमेरिकल्स और इंडिविजुअल पास पेपर करा के कल मैं इस एरिया को 100% लॉक कर दूंगा। सैटरडे को आई गो विद द रिटर्न, असेसमेंट एंड अपील। ये 3 एरिया सबसे मुश्किल लगते हैं। ये सबसे मुश्किल लगते हैं, याद नहीं होते, रटा नहीं लगता, यही है। इन 3 एरियाज को मैं सैटरडे को करवाऊंगा बाय द हेल्प ऑफ समरी। मैं जो आपको 1 पेजर समरी दूंगा या 2 पेजर समरीज होंगे जिसमें ये रिबेट्स की हैं, इनको सिर्फ आपने लेके करना है, इसके अलावा और कोई नहीं होगा। अगर आप मेरे से अब पूछ रहे हैं कि मैंने फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम नहीं कराई तो मैं यहाँ पे एज ऑफ टुडे मैं अफसोस कर सकता हूँ, मैं और कुछ नहीं कर सकता। आपको आई गेस रिवीजन में ना चाहिए था कि आप जाग के बैठते कि हम टॉपिक कौन सा कर रहे हैं और कौन सा नहीं कर रहे। सॉरी टू से मैं अब यहाँ पे तो आपकी कंसर्न सीधे नहीं कर सकता ना कि मैंने कब करवाया कब नहीं करवाया। तो ये हम करेंगे सैटरडे को। संडे को वी गो विद द लॉसेस और इनके पास पेपर्स। मंडे से लेके नेक्स्ट सैटरडे तक 3 दिन बिजनेस, 3 दिन आपका वो जो है सेल्स टैक्स। बिजनेस अगर जिसका बिल्कुल जीरो पे खड़ा है, जिसने बिजनेस का आज तक एक लेक्चर भी नहीं लिया ना, एक लेक्चर भी, वो भी अगर आके बिजनेस ज्वाइन कर ले उसका बिजनेस जो है वो 100% हो जाएगा। 100% बिजनेस जो है वो इसका हो जाएगा जिसने बिजनेस का एक लेक्चर भी नहीं लिया हो। सैलरी घोल के पिला दी है, जरा बताओ, सैलरी घोल के पिला दी है मैंने, उसके बाद सैलरी करने का मजा आया, मुश्किल तो नहीं लगा। गेट रेडी फॉर बिजनेस। बिजनेस की एक एक एडजस्टमेंट जो है वो मैंने आपको घोल के पिला देनी है, आपको बिजनेस नहीं मुश्किल लगेगा। एंड सेम गोज विद द सेल्स टैक्स। मैं आपको एक चीज लिख के दे देता हूँ कि अगले ये मेरे स्टूडेंट्स होंगे ना, इनका आई कैप में न्यूमेरिकल से बड़ा स्ट्रॉन्ग हाथ जाएगा इंशाल्लाह। ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता कभी भी कि जितना आपको मैंने न्यूमेरिकली फॉर्मेट्स करवा दी, जितनी समरीज दे दी हैं, आप न्यूमेरिकल में मार्क खा पाए। आप कभी भी न्यूमेरिकल में मार्क नहीं खा सकते, कभी भी। बिजनेस है, देखते हैं, लाएं ऐसा चैलेंज क्या तुम बिजनेस लेके आए, उसको फिंगर टिप्स पे ना करवाया हमारा नाम बदल दीजिएगा। आपको सैलरी से अच्छा बिजनेस याद करवा दूंगा। एडजस्टमेंट बाय एडजस्टमेंट फिंगर टिप्स पे होगा, फिक्र ना करें आप। कल मिलते हैं, मैं यहाँ पे वाइंड अप कर रहा हूँ। आज मैंने क्लास नहीं कराई थी R1 की, कल मैं क्लास कराऊंगा R1 की और कल वहां पे मैं EPS से स्टार्ट करूंगा चीजें। ठीक है, कल मिलते हैं विद पास्ट पेपर्स। कल हमने ये 3 अटेम्प्टों के डिटेल न्यूमेरिकल्स करने हैं, बाकी न्यूमेरिकल्स के हमने एडजस्टमेंट डिस्कस करनी है और कैपिटल गेन के चंद सवाल है पास्ट पेपर के वो कर लेंगे। कल अराउंड मैं 3 घंटे तक का जो है क्लास ले जाऊंगा, 3 घंटे तक की कल मेरी क्लास जाएगी, उसको हम करें कल। बट कल देखिएगा ये जो पास्ट पेपर में 20-20 नंबर के न्यूमेरिकल आ रहे होते हैं वो कितने आसान है। कल मैं आपके सामने रीसेंट अटेम्प्ट का न्यूमेरिकल करूंगा, रीसेंट अटेम्प्ट का न्यूमेरिकल। देखिएगा कि अगर आपके सामने वो न्यूमेरिकल होता और आप फर्स्ट टाइम जज कर रहे होते, आप कितने मार्क्स ले जाते। कल देखते हैं, ठीक है। कल कुर्सी की पेटी बांध के रखिएगा, विमान कल उड़ाऊंगा मैं तो इंशाल्लाह।
देखते हैं, फिर मिलते हैं कल। बिजनेस की क्लासेस में और सेल्स टैक्स की क्लासेस में ना आपको फिर फेस करना पड़ जाएगा इशू, इसका क्या कहते हैं अपना, लाइसेंस लिमिटेशन का इश्यू। तो उसमें लाइव स्ट्रीमिंग का ऑप्शन तो होगा, बट रेडी रहिएगा। आपको पहले 5 दिन मजा आया था, जगह नहीं मिलती थी, आखिरी 5 दिन भी जगह नहीं मिलनी है आपको। इसे कहते हैं जलवा। अभी तो फिजिकल में बड़ा मजे का हाल चल रहा होता है। इसको इतना रखें, कल इन तमाम चीजों को एक दफा समरी सबके आपके पास मौजूद है, समराइज वे में इन तमाम चीजों को डिस्कस करके, मतलब रीड करके बैठिएगा। कल आपको पास पेपर से ये तमाम चीजें जो हैं ये भी हिफ्ज हो जाएंगी। पेपर आप लोगों का पास होगा, उसके बाद भी 26-27 को फ्री करने के बाद भी आपके पास अराउंड 2 हफ्ते होंगे, तब भी अवेलेबल रहूंगा, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर राइट नाउ। तो इंशाल्लाह मैं एग्जाम डे तक अवेलेबल होऊंगा फॉर एवरीवन एक्सेप्ट फ्यू। तो वैसे एज ऑफ नाउ मैंने जितना स्क्रैच से स्टार्ट किया था, मैंने बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया था, और 40 नंबर करवा दिए मैंने। आई गेस 8 या 7 दिन लगे हैं, बाकी भी करवा दूंगा। ये 40 नंबर पढ़ के अब लग रहा है, ईमान से बताएं अब आपका कॉन्फिडेंस कहाँ पे स्टैंड कर रहा है टेक्स्ट में? फीलिंग बेटर और नॉट? चलें एक काम करें, अभी ना अपने रजिस्टर पे आज का अपना कॉन्फिडेंस लिखें। जब कल मैं आपको कंबाइंड न्यूमेरिकल करवाऊंगा उसके बाद अपना कॉन्फिडेंस लिखिएगा। कल न्यूमेरिकल आपको आते ही होंगे। ये जो आपको बहुत बड़ा डर लगता था न्यूमेरिकल्स, पांचों हेड्स ऑफ इनकम मिक्स होके आते हैं, कल देखेंगे, कल आपको आते होंगे न्यूमेरिकल्स के वाले। कल आपने कहा वाकई इतना आसान था टेक्स्ट, हमें लग ही नहीं रहा था। मिलते हैं इंशाल्लाह कल। हाँ कल R1 की क्लास होगी, कल वहां पे EPS ही करवाऊंगा मैं। और वो टाइम पे कल जुम्मे तो 5:30 शुरू होती है, मुझे फिजिकल क्लासेस से यहाँ आता तो टाइम हो जाता है। सर सैलरी याद हो गया है, बिजनेस हो जाएगा। जब बिजनेस की बारी आएगी तब देखिएगा जरा, आपका बिजनेस आपके रगों में समा जाएगा, ब्लड में डिफ्यूज हो जाएगा बिजनेस, फिक्र ना करें। R1 की R1 देखेंगे कल। इट वाज नॉट प्लान्ड, अभी एक इमरजेंसी आ गई, एक मेरी फैमिली में सानिया हो गया, मैं नहीं कर पाया तो मैं क्या करूँ? मुझे मार दे फिर, अगर मैंने 2 दिन क्लास नहीं ली तो कत्ल कर दें मुझे आप, यही मैं कह सकता हूँ। गोली मार दे मुझे आप अगर मैंने 2 दिन क्लास नहीं ली तो। मिलते हैं इंशाल्लाह कल विद पास्ट पेपर्स। अल्लाह हाफिज।